हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं वाष्प पदार्थ में अपेक्षित अवनमन से किसी अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। ठीक है, ये कक्षा 12वीं रसायन में चैप्टर नंबर 2 विलयन का एक टॉपिक है जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने वाष्प पदार्थ में अपेक्षित अवनमन को डिस्कस किया था, जिसमें आपको उसके बारे में एक फार्मूला का निर्माण किए थे, उसको हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज हम लोग वाष्प पदार्थ में अपेक्षित अवनमन के कारण किसी अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो अपने को निकालना क्या है, इस पे सबसे पहले फोकस करते हैं। तो अपने पास अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। मैंने बताया था कि वाष्प पदार्थ में अपेक्षित अवनमन में कि आपके पास एक ठोस विलेय होता है जो कि अवाष्पशील होता है, और आपके पास एक विलायक होता है जो कि एक विलायक होता है, एक ठोस विलेय होता है, और दूसरा होता है आपके पास एक द्रव विलायक होता है। आपके पास एक द्रव विलायक होता है। तो ये लेकर के हम लोग क्या किए थे, वाष्प पदार्थ में अपेक्षित अवनमन की एक सूत्र निकाले थे, जो कि सूत्र है अपने पास, वो है P2 नॉट माइनस P2 बटे P2 नॉट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे इसका देखा जाए तो यहाँ पे फॉर्मूला निकाला था। हम लोगों ने ये निकाला था वाष्प पदार्थ में अपेक्षित अवनमन का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, किसी वाष्प पदार्थ में अपेक्षित अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको अणु संख्या गुणधर्म स्टार्ट किया था, जिसमें वाष्प पदार्थ में अपेक्षित अवनमन को पढ़ाया था। अगले इसकी वीडियो में हम लोग क्वथनांक में उन्नयन और इसके कारण भी हम लोग क्या करेंगे, किसी अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। तो सब में ऐसे ही करते जाएंगे। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो वाष्प पदार्थ में अपेक्षित अवनमन से किसी अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालने वाले हैं। तो उसके लिए फार्मूला का जरूरत पड़ेगा। अपने को निकालना क्या है, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान क्या होता है उसको मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब आणविक द्रव्यमान जो होता है, आणविक द्रव्यमान को और क्या क्या कहते हैं उसको बता देता हूँ आपको। आणविक द्रव्यमान को हम लोग अणु भार भी बोलते हैं, और हम लोग कभी कभी इसको मूलर भार ही कहते हैं, मूलर द्रव्यमान भी कहते हैं, मूलर द्रव्यमान। तो बहुत सारे नाम है इसका, ज्यादातर जो नाम है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आणविक द्रव्यमान और अणु भार, या फिर इसको हम लोग मूलर द्रव्यमान भी कह सकते हैं। इस आणविक द्रव्यमान को हम लोग m से निरूपित करते हैं, बड़े M से, कैपिटल M से। ठीक है, तो अपने को किसी अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालना है, यानी कि अपने को ठोस का आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो यही आपका क्या होता है, किसी द्रव प्लस ठोस विलयन में ठोस ही आपका क्या होता है, अवाष्पशील विलेय होता है, यानी वो वाष्पीकृत नहीं होता, और द्रव तो विलायक होता है, वो वाष्पीकृत हो जाता है। लेकिन अपने को अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालना है, यानी कि मैं यहाँ पे आपको बताया था कि हम लोग विलेय को हमेशा एक लेकर चलेंगे और विलायक को हमेशा दो लेकर चलेंगे, या फिर हम लोग इसको एक ले सकते हैं, इसको बी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग द्रव विलायक को दो लेंगे और ठोस विलेय को एक लेने वाले हैं। ठीक है, तो अपने को देखा जाए तो अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालें, आणविक द्रव्यमान को m से करते हैं, और अपने को अवाष्पशील विलेय के निकालना है, अतः अपने को m1 का मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे m1 इस फार्मूला में है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो कहीं पे m1 नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसे सूत्र का जरूरत पड़ेगा जिसमें m1 उपस्थित हो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अपने को राइट साइड में यहाँ पे जो है विलेय का मोल प्रभाज है। तो यहाँ पे तो इधर पूरा विलायक वाला चल रहा है, दो वाला चल रहा है, यानी विलायक वाला चल रहा है। तो विलेय का निकालना है, तो विलेय के इस मोल प्रभाज के सूत्र से ही हम लोग कुछ निकालेंगे। तो आपको मोल प्रभाज के सूत्र का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग मानेंगे कि माना अपने पास क्या है, अपने पास एक द्रव विलायक है। ठीक है, द्रव विलायक का भार मान लेते हैं W2 है, उसका ग्राम भार WT है। इसका जो द्रव विलायक का जो भार है वो W2 मान लेते हैं, और इसका मोलर द्रव्यमान हम लोग मान लेते हैं M2। ठीक है, M2 मान लेते हैं, और इसमें इस द्रव विलायक में ठोस विलेय का W1 ग्राम और इसका मूलर द्रव्यमान N1 क्या है, इस विलायक में उपस्थित है। ठीक है, ये करके बोलना पड़ेगा। फिर हम लोग यहाँ पे x1 का मान निकालेंगे। x1 क्या है, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को हम लोग मोलर्स कहते हैं, इसके बारे में मैंने कई बार बता चुका है आपको। तो किसी भी विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो मोल प्रभाज का फार्मूला था, वो था उस विलेय का मोलों की संख्या और विलेय का मोलों संख्या प्लस विलायक की मोलों की संख्या। ये एक फार्मूला था जिसको मैंने पिछले क्लास में आपको डिस्कस किया था कि किसी भी
विलय हो चाहे विलायक उसका मूल प्रभाव निकालना है तो उसके संगत आपको मूलों की संख्या चाहिए और कुल विलयन में मूलों की संख्या, विलयन में विलय होते हैं विलायक होते हैं तो कुल मूलों की संख्या अभी भी अपने, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चाहे तो यही आपके पास x1 है, विलय का मूल प्रभाव है तो x1 का मान ये होता है, तो मैं यहाँ पे इसको आगे बढ़ाता हूँ और x1 का मान लिखता हूँ। तो मेरे पास हो जाएगा p2 नॉट माइनस p2 नॉट, नॉट मतलब 0, ठीक है। और अपने पास x1 का मान अपने पास है n1 और n1 प्लस n2, ये मैंने वहां से यहाँ से मैंने रख दिया इसको, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे ये n1 का मान क्या होता है। यहाँ पे n1 क्या है, ये मूलों की संख्या है, तो मूलों की संख्या का फार्मूला यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको मूलों की संख्या निकालनी है। मूलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो मूलों की संख्या के लिए फार्मूला होता है, वो होता है आपके पास ग्रामों में भार बटे अणु भार। आपको जिसका भी मूलों की संख्या निकालनी है आप उसमें ग्रामों भार को अणु भार से भाग कर देंगे तो आपको मूलों की संख्या मिल जाएगी। जैसे कि मेरे को यहाँ पे n1 चाहिए यानी कि विलय की मूलों की संख्या चाहिए और यहाँ पे n1 है, यहाँ पे n2 है, यानी n2 मैंने विलायक की मूलों की संख्या चाहिए, तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ। जैसे कि मेरे को n1 चाहिए यानी कि विलय की मूलों की संख्या, तो वो क्या हो जाएगा, विलय के ग्राम भार उसके मान है W1, ग्राम भार जो होता है वो W1 कैपिटल वाला W1 और अणु भार है अपने पास m1, ये हो गया n1 का मान। इसी प्रकार n2 का जो मान आएगा वो विलय की मूलों की संख्या, विलायक की मूलों की संख्या होगी। तो विलायक की मूलों की संख्या के लिए आपको विलायक के ग्राम भार चाहिए, तो उसके लिए हमने W2 माने हैं, अणु भार क्या होगा उसका m2 होगा। तो इन दोनों फार्मूला को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और रखने से अपने को क्या मिलता है उसको देखते हैं। हम जब आगे बढ़ाएंगे तब तक मिलेगा p2 नॉट माइनस p2 बटे p2 नॉट बराबर n1 का मान आपको मिला होगा W1 बटे m1, सब बड़े बड़े कैपिटल अक्षर में इसको बड़ा लिखूंगा। उसके बाद फिर n1 का मान आया W1 m1, फिर आपके पास प्लस है, प्लस लगाया, n2 का मान आपके पास वहां से निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा कैपिटल W2 बटे m2, इस प्रकार से। तो अब आखिरकार अगर देखा जाए तो अपने पास m1 का मान मिल रहा है, m1 का मान इधर है, m1 का मान इधर, दो m1 दिया है। ठीक है, अब अपने को एक काम करना पड़ेगा, उसके लिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रफ करता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा करके आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे इसके बाद क्या करते हैं। इसके बाद हम लोग ये करेंगे कि यहाँ से इसके बाद वाला बता रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं रफ करता हूँ, ये मैंने रफ किया। ठीक है, अब अपने को ये लेके चलना है कि अपन जो काम कर रहे हैं, अपन ठोस और द्रव का विलयन लिए हैं, वो जो विलयन है उसमें ठोस की मात्रा बहुत कम है। ठोस की मात्रा कम है, इसके वजह से एग्जांपल के लिए समझ लो कि आपके पास क्या है, आपके पास एक शक्कर है और आपके पास जल है, उनका मिश्रण लिया तो शक्कर को बहुत ही कम मात्रा में मिलाते हैं। शक्कर को कम मात्रा में मिलाना यानी कि विलय को कम मात्रा में मिलाना, और विलय को कम मात्रा में मिलाने का मतलब होता है कि वो जो विलयन है वो तनु विलयन है, क्योंकि तनु विलयन में विलय की मात्रा बहुत ही कम होती है, ये मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तनु विलयन पे काम करते हैं। तो तनु विलयन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास क्या होता है कि विलय की मात्रा बहुत कम होती है, तो विलय की मात्रा इतनी कम होती है ना के बराबर होती है। तो अगर ना के बराबर होगी तो उसको हम लोग नगण्य ले सकते हैं, विलय की मात्रा को नगण्य ले सकते हैं। विलय की मात्रा की उपेक्षा कर देते हैं। नगण्य करने का मतलब होता है उपेक्षा करना, नगण्य है उपेक्षा करना, उपेक्षा। तो हम विलय की मात्रा को नगण्य करते हैं, विलय की मात्रा को नगण्य लेते हैं। नगण्य लेने का मतलब है इसको हटा देना है। अब यहाँ पे विलय की मात्रा, जैसे कि आप अगर उसके भार को देखेंगे, चाहे उसके मूलक द्रव्यमान देखेंगे यानी आणविक द्रव्यमान देखेंगे, तो देखा जाए तो आपके पास दो चीज दिख रहा होगा। यहाँ पे आपके पास विलय के लिए ये वाला भी विलय है और आपके पास ये वाला भी विलय है, यहाँ पे m1 है, ठीक है, तो ये भी विलय है। तो आपके पास अगर देखा जाए तो अगर आप इसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा 0 और 0 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, आपका भाग होकर 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ इसको नहीं हटाने वाले हैं, हम लोग नीचे जो हर है, हर में जो जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हर बोलते हैं नीचे वाले को, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, जिससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तनु विलयन है अपने को। तो नीचे वाला मैं W1 बटे m1 को हटा रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि W1 बटे m1 हर का जो हर वाला है, हर मतलब नीचे वाला, हर का W1 बटे m1 की उपेक्षा करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, उपेक्षा कर देते हैं। तो उपेक्षा करने के बाद अपने पास क्या बचता है, आपके पास बचता है p2 नॉट माइनस
P2 और बच जाएगा P2 नॉट बराबर आगे बच जाएगा W1 बटे M1, ठीक है। अब बटे में बच जाएगा आपके पास, पूरे की बटे में बच जाएगा आपके पास, ये वाला बच जाएगा तो जीरो हो गया, तो ये हो जाएगा W2 बटे M2, ठीक है, ये आएगा। अब इसको क्या कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए पूरे का बटा है तो इसको मैं गुणा में लेके आता हूँ, तो जब गुणा में लेके आऊंगा तो ये पलट जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा P2 नॉट माइनस P2 बटे P2 नॉट, ठीक है। अब हम देखा जाए तो W1 बटे M1 को कुछ नहीं किए, ये अपने पास है, ये वाला जो था इसको मैं गुणा में चेंज किया तो ये हो जाएगा M2 ऊपर में चला जाएगा और W2 नीचे में आ जाएगा, ठीक है। आपको M1 का मान निकालना था, ठीक है, तो M1 का मान मैं निकालूंगा तो इसको इधर कर दूंगा, इसको इधर कर दूंगा, ठीक है। तो देखा जाए तो इसका आंसर जो आने वाला है वो ऐसे आने वाला है, M1 को इधर किया तो M1 इधर आया बराबर, M1 को बस करोगे M1 का मान निकालना है, आपका टारगेट है कि M1 का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे के लेके आते हैं, ये एक नंबर इसको नीचे दिखाते हैं और ये इधर गुणा हो जाएगा, त्रिज्या गुणा करें इसको इसके साथ गुणा, इसको इसके साथ गुणा, तो ये हो जाएगा आपके पास, इधर क्या आ जाएगा आपके पास P2 नॉट W1 और आपके पास ऊपर में आ रहा है M2 और नीचे में अगर देखा जाए तो नीचे में देखा जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या गुणा होगी, ये वाला आ जाएगा तिरछा में, तो P2 नॉट माइनस P2, ये कोष्टक में लिखा और ये वाला M1 तो इधर आ चुका है, तो आपके पास क्या बचा हुआ है W2, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपके पास एक फॉर्मूला बन के आता है जो कि किसी अवस्था से मिले का आणविक द्रव्यमान है वाष्प पदार्थ में अपेक्षित अवनमन से, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके पास बन के आता है। इस प्रकार से हम लोगों ने वाष्प पदार्थ में अपेक्षित अवनमन से किसी अवाष्प से मिले जैसे कि शक्कर, उसका आणविक द्रव्यमान हम लोगों ने वाष्प पदार्थ में अपेक्षित अवनमन से निकाला है। इसी प्रकार हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, क्वथनांक में उन्नयन को अच्छे तरीके से समझेंगे, ग्राफ समझेंगे, फिर साथ ही साथ हम लोग किसी अवाष्प से मिले का क्या निकालेंगे, इसकी सहायता से, इसमें जो सूत्र आएगा उसकी सहायता से हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।